मध्य युग में बौद्धिक, ध्यान दीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए। मध्य युग में जो नहीं समझिए, मध्य युग में बौद्धिक अवनति चरम सीमा पर पहुंच गई। मतलब बुद्धि और विवेक का ह्रास जितना मध्य युग में यूरोप में देखने को मिला, शायद उतना बुद्धि और विवेक का ह्रास इतिहास में और कहीं किसी युग में देखने को नहीं मिला। आखिर क्यों? लोगों की बुद्धि क्यों काम नहीं कर रही थी, या लोगों की बुद्धि क्यों सो गई थी? क्यों नहीं वो अपना भला बुरा या कौन से कार्य में क्या अच्छाई है क्या बुराई है इसको सोच समझ नहीं पा रहे थे? क्योंकि यूरोपीय जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं, शासन की व्यवस्था या वहाँ की धार्मिक व्यवस्था, वो आम इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा ताक झांक करता था और लोगों के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव वो लोग डाल रहे थे। कौन डाल रहे थे? चर्च। कि लोगों की अपनी बुद्धि एकदम काम नहीं कर रही थी, जो चर्च कह रहा है वैसा ही करना है। तो देखिए, जब आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको किसी ने कुछ कहा, आप उसी को करना अपना पुनीत कर्तव्य समझने लगे, तो ऐसी अवस्था में आपका मानसिक ह्रास होगा। लोग ये कहेंगे कि आप मानसिक तौर पर मजबूत नहीं हैं, मानसिक तौर पर आप दुर्बल हो जाते हैं। तो लगभग यही अवस्था वहाँ पर थी कि लोगों की जो अपनी बौद्धिक अवस्था थी उसका ह्रास हो गया था, बुद्धि मारी गई थी लोगों की। क्यों मारी गई थी? आगे इस युग में चर्च की प्रधानता थी, तथा सभी सामाजिक व्यवस्थाएं भी धर्म के नाम से संचालित हो रही थी। लोग अंधविश्वासी हो गए थे, तथा कर्म से अधिक भाग्य पर भरोसा करने लगे थे। चर्च ने धार्मिक कट्टरता को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। और धर्म का व्यापक प्रभाव साहित्यिक अवनति के तौर पर भी देखी जा रही थी। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह दिख रहा था
कि विज्ञान की प्रगति बिल्कुल रुक सी गई थी। विज्ञान की प्रगति बिल्कुल रुक सी गई थी। रुचि रुक सी, रुक अलग, सी अलग, रुक सी गई थी। रुचि मतलब रुक जाना, अरे तो रुका हुआ है, रुक सा गया है, तो रुक सी गई थी। तथा जीवन में तर्क का कोई आधार बचने ही नहीं दिया गया था। यहाँ पर हम लोग एक फुल स्टॉप ले सकते हैं, उसके बाद लिखेंगे कि चर्च का प्रभाव आखिर किसके ऊपर था। देखिए, एक समाज का निर्माण कुछ चीज़ों के एक साथ एकत्रित होने से ही होता है, और वो एक सुसज्जित समाज हम लोग कह सकते हैं अगर वो सभी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएं तो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पहली बात तो व्यापार होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए। व्यवसाय के अतिरिक्त कला होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखने की भावना होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मिलकर के एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकती हैं। क्या चर्च केवल इंसानों के जीवन पर प्रभाव डाल रहा था, या उसका कठोर नियंत्रण यूरोप के सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति, इन सभी चीज़ों पर था? तो निश्चित तौर पर चर्च का प्रभाव, लिखिए, आगे लिखना होगा इसको। वास्तव में चर्च का प्रभाव साहित्य, कला, वाणिज्य, व्यापार, सभी पर कठोर रूप से था। और मानवों की चेतना, अर्थात क्या करना उचित है, क्या नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचने का कार्य कर ही नहीं रही थी। और मानव सोच चर्च के विचारधारा के साथ
जैसे खो गई थी। और ऐसे में यूरोप ऐसे में यूरोप में एक मार्टिन लूथर के नेतृत्व में अभियान प्रारंभ होता है, जो कि सोई हुई चेतना को फिर से जगाने का कार्य करती है, जिसे हम यूरोप का पुनर्जागरण कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अगर पुनर्जागरण को परिभाषित किया जाए तो यह इस प्रकार के शब्दों में दी जा सकती है। पुनर्जागरण वस्तुतः विधा का पुनर्जन्म था, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ।